हेलो स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास में इतिहास को देख रहे थे और इतिहास के अंतर्गत अध्याय 2 देख रहे थे। अध्याय 2 आपका है रूसी क्रांति। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग यह देख चुके हैं कि रूस की क्रांति के लिए क्या पृष्ठभूमि है। रूस की क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित है? तो रूस की क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित है। इसके अंतर्गत हम लोग उदारवाद को भी देखें, उदारवाद के बाद समाजवाद को भी देखें, रेडिकल्स को भी देखें और उसके बाद रूस की क्रांति के लिए क्या कारण था, इसको भी हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है रूस की क्रांति के अंतर्गत फरवरी क्रांति को देखना है। फरवरी क्रांति को देखना है। यद्यपि इससे पहले जो 1905 में एक घटना घटित होता है 1905 ईस्वी में, जिसको हम लोग ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, इस घटना को भी हम लोग इसके पीछे देख चुके हैं। आज हम लोग को फरवरी क्रांति पर चर्चा करना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत ये पहले जानना जरूरी है कि जो फरवरी में क्रांति होती है वह किस विचारधारा के आधार पर घटित होती है। तो इस फरवरी की क्रांति समाजवाद की विचारधारा के आधार पर गठित होती है। समाजवाद की विचारधारा के आधार पर घटित होती है। यह समाजवाद की विचारधारा कौन देता है? तो कार्ल मार्क्स देता है। कार्ल मार्क्स देता है। हम लोग यह जानते हैं कि जब कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की विचारधारा दिया तो यूरोप में इस विचारधारा का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। अगर हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, अगर ब्रिटेन में देखते हैं तो 1905 में लेबर पार्टी का गठन होता है। लेबर पार्टी का गठन होता है। तो इस तरह से पूरे यूरोप में समाजवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार तो होता है और मजदूर अपनी स्थितियों में सुधार के लिए, वेतन की मांग को लेकर के, कार्यस्थलों में सुधार को लेकर के, काम के समय को घटाने को लेकर के तमाम तरह के ट्रेड यूनियनों का निर्माण तो किया जाता है। लेकिन 1914 तक विश्व में कहीं भी समाजवाद की आधार पर सरकारों का निर्माण नहीं होता है। इवन जो समाजवादी हैं वह राजनीतिक चुनावों में भाग तो लेते हैं, काफ़ी संख्या में जीत कर भी आते हैं, लेकिन शुद्ध समाजवाद की सरकारें कभी नहीं बनती हैं। और 1914 तक समाजवाद की सरकार तो नहीं बनती है, लेकिन उन सरकार जो यूरोप में जो सरकारें बनती हैं उनमें किसका वर्चस्व रहता है? तो चाहे उदारवाद की बात करें, चाहे रूढ़िवादियों की बात करें, चाहे क्रांतिकारियों यानी रेडिकल्स की बात करें, उन्हीं का दबदबा रहता है, उन्हीं का बहुमत रहता है। लेकिन यह समाजवाद की विचारधारा धीरे धीरे क्या होने लगी? पूरे विश्व में फैलने लगी। और इस आधार पर यानी समाजवाद के आधार पर कहाँ पर क्रांति हो गई? रूस में। और कब क्रांति हुई? 1917 ईस्वी में। तो रूस में 1898 में देखते हैं कि रूस में इस समाजवाद की विचारधारा का समर्थन कब से मिलना प्रारंभ हो जाता है? तो 1898 में एक रूसी लोकतांत्रिक समाजवादी श्रमिक पार्टी का गठन किया जाता है। श्रमिक पार्टी का गठन किया जाता है। ये पार्टी 1903 में 2 भागों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विचारधाराओं का संघर्ष होता है और विचारधाराओं जब डिफरेंट हो जाती है तो उनके समर्थक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इसी आधार पर यहाँ पर बोल्शेविक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन होता है
तथा 1903 की घटना है और एक मेंशेविक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन होता है। अब यहाँ पर देखिए कि बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया जाता है। जबकि मेंशेविक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, केरेंस्की के द्वारा किया जाता है, केरेंस्की के द्वारा किया जाता है। ये दोनों इसलिए हम बता रहे हैं कि व्लादिमीर लेनिन जो फरवरी क्रांति होती है, तो फरवरी क्रांति में जो अंतरिम सरकार का गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन केरेंस्की के नेतृत्व में होता है। लेकिन यह फरवरी क्रांति के बाद जस्ट उसी साल यानी कि 1917 में ही एक अक्टूबर क्रांति होगी, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अक्टूबर क्रांति होगी और अक्टूबर क्रांति के बाद रूस का शासक कौन बनता है, तो व्लादिमीर लेनिन बनता है। अब इसी तरह से वहाँ पर रूस में अगर 1900 की बात करें तो 1900 में एक रूसी क्रांतिकारी पार्टी का गठन होता है। यह भी समाजवादियों के द्वारा ही गठित किया जाता है। यानी कि रूस में क्या होता है, रूस में धीरे धीरे समाजवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है और मजदूरों को हितों को संगठित करने के लिए, मजदूरों को हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्या होती है, विभिन्न प्रकार की समाजवादी पार्टियों का गठन होता है। जो ये पार्टियां क्या हैं, समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं। अब होता क्या है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1914 में जो प्रथम जुलाई 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस भी शामिल था। यानी कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो रूस भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि एक तो रूस क्या था, एक निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। जार निकोलस द्वितीय, जार का मतलब जानते ही हैं कि राजा होता है, और रूस की भाषा में रूस के राजा को जार कहा जाता था। तो एक तो निरंकुश राजतंत्र है, लोगों को कोई अधिकार नहीं है, मानवीय अधिकार की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की मानवीय अधिकार नहीं है। दूसरे अगर नेक्स्ट की बात करें तो जब जार के द्वारा यानी कि जार निकोलस द्वितीय के द्वारा, निकोलस सेकेंड के द्वारा जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा किया जाता है तो उससे जनता नाराज हो जाती है, और नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब 1914 से 1916 के बीच में क्या होती है, जब रूसी सेना भयंकर रूप से पराजित होती है। और पराजित होती है तो वह क्या करती है, पराजित होने के बाद ये जब सेना पीछे हटने लगती है तो पीछे हटने के क्रम में वह खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती चली जाती है। तो इधर देखिए कि इधर जार निकोलस जो द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की जो निर्णय लेता है उससे रूस की जनता नाराज है। दूसरी तरफ जो सैनिक हैं, जो रूस के सैनिक हैं, जो पीछे हटते हुए फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे कौन नाराज हो रहा है, उससे वहाँ के किसान नाराज हो रहे हैं। और नाराज होंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनका फसल क्या हो रहा है, चौपट हो रहा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस क्या है, एक तो पहले से भी उसका उद्योग धंधा कोई विकसित अवस्था में नहीं है। जिस प्रकार से यूरोप में औद्योगिक विकास हुआ है उस प्रकार का औद्योगिक विकास रूस में नहीं हुआ था। तो उसके अपने उद्योग तो वैसे भी कम थे, लेकिन युद्ध में शामिल होने के कारण उसके औद्योगिक विकास पूर्ण रूप से चरमरा गया। और उसी क्रम में होता क्या है कि 1917 का जो साल है वहाँ तमाम तरह के आंदोलन होना प्रारंभ हो जाते हैं, और यहाँ आंदोलन का ही परिणाम है कि 1917 में फरवरी क्रांति हो जाती है। तो यह फरवरी क्रांति घटना घटित कब से चालू होता है, तो 22 फरवरी से। कह रहा है कि पेट्रोग्राद,
इसी को हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग के भी नाम से जानते हैं। पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था वह जर्मन भाषा का नाम था। लेकिन हम जानते हैं कि जो जरीना थी रास्पुतिन नामक एक सन्यासी के संगत में थी, जो कि जिसके कारण वह क्या हो गई थी, अलोकप्रिय हो गई थी। और यही कारण है कि सेंट पीटर्सबर्ग से वहाँ की रूस की जनता चिढ़ती थी और उसी का नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दी। तो जब पेट्रोग्राद में ही क्या होता है कि नेवा नदी के किनारे दाएं तट पे, जो दाहिने तट है उस पर जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, इसकी बस्तियां बसी हुई हैं, और जो राजघराना है, चाहे कहें कि विंटर पैलेस की बात करें, चाहे ड्यूमा की बैठक जहाँ पर होती थी उसकी महल भवन की बात करें, तो तमाम तरह इस प्रकार के वहाँ पर फ्रांस में व्यवस्था देखा जाता है कि नेवा नदी के एक तरफ यानी कि दाएं तरफ फैक्ट्रियां हैं, मजदूरों की बस्तियां हैं, और तो बाएं तरफ कौन है, तो बाएं तरफ राजशाही है, सामंत है, चाहे ड्यूमा की बैठक जहाँ पर होती थी उनके ऑफिस से, इस प्रकार की बनावट है। लेकिन उससे हमको विशेष मतलब नहीं है। 22 फरवरी को रूस में एक कंपनी में के मजदूरों ने क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं और मांग क्या करते हैं, वेतन की मांग करते हैं, नहीं वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं, और काम के घंटों को घटाने की मांग करते हैं, और मानवीय अधिकार की मांग करते हैं। ये 3 मांगें महत्वपूर्ण रहती है। रूस में जो फरवरी क्रांति होती है तो उस दौरान ये 3 मांगें महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी एक मांग है कि कार्यस्थलों पर सुधार किया जाए, लेकिन ये 3 मांगें महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1 कि काम के घंटों में कमी किया जाए, तनख्वाह में वृद्धि किया जाए तथा मानवीय अधिकार दिया जाए। तो इन सब मांगों को लेकर के 22 फरवरी 1917 को मजदूर क्या करते हैं, एक फैक्ट्री में हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल का परिणाम होता है कि 23 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, 23 फरवरी 1917 को अन्य फैक्ट्रियों में भी हड़ताल की घोषणा कर दिया जाता है। और यह 23 फरवरी की घटना है, और इन मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी, तो औरतें कर रही थी। बाद में इसी को, यानी इसी घटना को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी जो 22 फरवरी की जो घटना घटित हुआ और 22 फरवरी को मजदूरों के जो आंदोलन का नेतृत्व औरतों के द्वारा किया गया, यही कारण है कि उन औरतों के सम्मान में बाद में चलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किया गया। अब आपको आश्चर्य होगा कि गुरुजी तो गलत बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि 22 यहाँ 23 हम फरवरी की बात कर रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्लियर कर लेते हैं चीज़ कि जो फरवरी क्रांति है, जो रूस की क्रांति हुई, उसे फरवरी क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन यह फरवरी क्रांति तो कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह क्रांति कब हुई थी, मार्च में हुई थी। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसको देख लेते हैं। चूंकि रूस में 1918 तक किस कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था, तो जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था, कैलेंडर। लेकिन बाद में चलकर, यानी 1918 के बाद किस कैलेंडर को अपनाया गया, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया। ये दोनों कैलेंडरों में खासियत क्या थी, तो दोनों कैलेंडरों में एक खासियत थी कि जो जूलियन कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से वह 13 दिन पीछे चलता था। ये जूलियन कैलेंडर जो रूस में, जिस समय रूस में क्रांति होती है, रूस में क्रांति के दौरान वहाँ पर कैलेंडर कौन सा चल रहा है, तो जूलियन कैलेंडर चल रहा है। और जूलियन कैलेंडर क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चल रहा है। 23 फरवरी की घटना है, 23 फरवरी, तो 23 और 1917 का साल है, तो 1917 में फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। और जोड़ लीजिए 23, 24, 25, 26, 27, 28
और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7 मार्च को यह क्या है, यह जो घटना है वास्तव में जो 23 फरवरी की घटना है वास्तव में वह कब घटित हुआ था, तो 7 मार्च को घटित हुआ था। और यही कारण है कि जब 23 फरवरी को रूस में अन्य फैक्ट्रियों में 50 अन्य फैक्ट्रियों में हड़ताल की घोषणा किया जाता है और हड़ताली मजदूरों के संगठन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, औरतों के द्वारा किया जा रहा था। और यही कारण है कि उस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पुनः 24 फरवरी को भी आंदोलन उसी तरह से होता रहता है, लेकिन किसी भी रूस के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मजदूरों के द्वारा जो तनख्वाह में वृद्धि, काम के समय में कमी, मानवीय अधिकार की घोषणा को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को रूस की किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कोई समर्थन नहीं दिया जाता है। लेकिन 25 फरवरी को आपको याद होगा कि जो ब्लडी संडे की घटना 1905 में हुआ था, तो 1905 में जो ब्लडी संडे की घटना घटित हुई थी, तो इस घटना के बाद रूस में ड्यूमा का गठन किया गया था। रूस में ड्यूमा का गठन किया गया था। तो 25 फरवरी 1917 को रूस के राजा जार निकोलस के द्वारा ड्यूमा को भंग कर दिया जाता है। जब ड्यूमा को भंग कर दिया जाता है तो रूस के राजनीतिक पार्टियां भी क्या करने लगती हैं, रूसी सरकार के विरुद्ध हो जाती हैं तथा मजदूरों के संगठनों को, जो हड़ताली मजदूर हैं, हड़ताली मजदूरों के संगठनों को समर्थन देना प्रारंभ कर देती हैं। 26 तारीख को पूरे रूस में काम के घंटे में कमी, तनख्वाह में वृद्धि, कार्यस्थलों में सुधार तथा मानवीय अधिकार की घोषणा को लेकर के पूरे रूस के मजदूर आंदोलित हो उठते हैं। इस आंदोलन का परिणाम क्या होता है कि 27 फरवरी को रूस के राजा के द्वारा हड़ताली मजदूरों पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि मजदूर भी एक सामान्य जनता है तथा सैनिक भी एक सामान्य जनता है, लेकिन सैनिकों ने क्या करते हैं कि घुड़सवार सैनिक मजदूरों के आंदोलन को पर गोली चलाने से मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह से अन्य जो सैनिक होते हैं वह भी क्या करते हैं, वह भी मजदूरों के जो आंदोलन हो रहा था उसका समर्थन करना प्रारंभ कर देते हैं। और उसी दिन 27 फरवरी को ही आप जानते हैं कि जब सेना ही युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, सेना ही गोली चलाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में सम्राट क्या कर सकते हैं, सम्राट की पराजय तो निश्चित है। यही का होता है कि 27 फरवरी को ही शाम को, 27 फरवरी 1917 को शाम को उसी स्थान पर मजदूरों तथा सैनिक ऑफिसरों की एक बैठक होती है। यह बैठक कहाँ होती है, तो जहाँ पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, यानी जो बर्खास्त अभी हमने बताया ना कि 25 फरवरी 1917 को सम्राट जार निकोलस के द्वारा क्या किया जाता है, तो सम्राट जार निकोलस के द्वारा ड्यूमा को भंग कर दिया जाता है। अब ड्यूमा को भंग हो चुकी है, तो जहाँ पर ड्यूमा की बैठक हुआ करता था वहीं पर मजदूरों तथा सैनिक ऑफिसरों की एक बैठक होती है और उस बैठक में क्या गठित किया जाता है, सोवियत का गठन किया जाता है। सोवियत का गठन किया जाता है। सोवियत का मतलब होता है परिषद, और इस तरह से पेट्रोग्राद सोवियत का गठन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो सैनिक अधिकारी हैं वह जार निकोलस द्वितीय को सलाह देते हैं कि आप गद्दी छोड़ करके चले जाइए, आपकी बस की शासन करना नहीं रह गया है। तो अब क्या होता है, जार निकोलस द्वितीय क्या करते हैं, नेक्स्ट डे यानी कि लगभग 2 या 3 मार्च को वह गद्दी छोड़ करके चले जाते हैं। और इस तरह से रूस में एक फरवरी क्रांति संपन्न होती है और इस फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है तथा निर्णय किया जाता है कि रूस में एक संविधान का गठन किया जाएगा और जो अगली सरकार होगी, जो रूस की आने वाली सरकार होगी, वह कार्य कैसे करेगी, तो रूस के द्वारा जो निर्मित संविधान है उसके अनुसार काम करेगी। तथा वहाँ पर सरकार का निर्माण कैसे होगा, तो सरकार का निर्माण सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर के वहां पर सरकार का निर्माण किया जाएगा। और इस तरह से
फरवरी क्रांति संपन्न हो जाती है तथा अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। रूस में एक संविधान का निर्माण किया जाता है और उसके बाद सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर वहाँ पर चुनाव कराया जाता है तथा करेंस्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। यानी करेंस्की क्या बन जाता है? रूस का शासक बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत रहता है कि यह जो अंतरिम सरकार का गठन होता है, इस अंतरिम सरकार पर वर्चस्व किसका रहता है? तो इस अंतरिम सरकार पर वर्चस्व उदारवादियों का ही रहता है। और हम जानते हैं कि जो समाजवाद की विचारधारा है, वह विचारधारा क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि जो उदारवादी हैं, उदारवाद के विचारधारा के अनुसार जिन सरकारों का निर्माण हो रहा है, यूरोप में जिन सरकारों का निर्माण हो रहा है, वह विचारधारा समाजवादी विचारधारा से भिन्न विचारधारा है। एक तरफ समाजवादी विचारधारा यह मानकर चलता है कि संपदा का अधिकार संपूर्ण राज्य का होना चाहिए, और पूंजीवादी समाज यह मानकर चलता है कि संपदा पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। और इस तरह से उदारवादी की बात किया जाए, चाहे रूढ़िवादियों की बात किया जाए, चाहे रेडिकल्स की बात किया जाए, जो अंतरिम सरकार का गठन होता है उनका उसी पर अंतरिम सरकार पर इन्हीं लोगों का वर्चस्व होता है। समाजवादियों का कोई वर्चस्व नहीं होता है। इसी बीच अप्रैल 1917 में, इसी को हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि अप्रैल थीसिस क्या है। अप्रैल थीसिस कुछ है नहीं, अप्रैल थीसिस। अब फरवरी क्रांति संपन्न हो चुकी है, अंतरिम सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन अभी लेनिन क्या है? लेनिन को देश से निर्वासित कर दिया गया था। लेनिन रूस से बाहर है। लेकिन अप्रैल 1917 में लेनिन क्या होता है? वापस आ जाता है। यही व्लादिमीर लेनिन है जो बोल्शेविक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व करता है, यही बोल्शेविक लेनिन है। अब जब अप्रैल 1917 में लेनिन जब वापस आता है तो 3 मांगे रखता है। नंबर 1 की बात किया जाए तो नंबर 1 यह मांग करता है कि रूस जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल है, वह प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाए। नंबर 1 मांग। दूसरी मांग क्या करता है कि जितने भी रूस में बैंक हैं, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और तीसरी मांग क्या करता है कि जितने भी जमीन हैं जो सामंतों के पास है, उन जमीनों को किसानों को आवंटित कर दिया जाए। इन्हीं व्लादिमीर लेनिन के इन्हीं 3 मांगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। अब इसीलिए मैंने कहा कि अप्रैल थीसिस नाम सुनने से तो ऐसा महसूस होता होगा कि बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम कह सकते हैं कि अप्रैल थीसिस क्या है? तो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा जो 3 मांगे रखा गया, उसे ही हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। वह 3 मांगे कौन सी थी? तो नंबर 1 की बात करें तो रूस प्रथम विश्व युद्ध से स्वयं को अलग कर ले। नंबर 2, जो रूस में जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और नंबर 3 की बात किया जाए कि जितने भी सामंतों के पास जमीन है, उस जमीन को किसानों में आवंटित कर दिया जाए। इन्हीं 3 मांगों को हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो आज बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं तो अक्टूबर क्रांति देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति। तो देखिए, अक्टूबर क्रांति की पृष्ठभूमि कब से तैयार हो गई? जब अंतरिम सरकार का गठन होता है और उस सरकार में हमने अभी बताया ना कि किसका वर्चस्व रहता है? तो रूढ़िवादियों का, उदारवादियों का, रेडिकल्स का, समाजवादियों का वर्चस्व नहीं रहता है। इसीलिए मजदूरों को पुनः क्या करना पड़ेगा? पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए, पुनः अपने हित वर्धक सरकार बनाने के लिए पुनः उन्हें आंदोलन करना होगा। और यही कारण है कि अक्टूबर 1917 में पुनः व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन होता है और अंतोगत्वा रूस क्या बन जाता है? रूस में एक समाजवादी सरकार का गठन किया जाता है। तो हम अक्टूबर क्रांति क्या है और अक्टूबर क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुआ, हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और नेक्स्ट डे हम बताएंगे कि अक्टूबर क्रांति क्या है। थैंक यू।